नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन सीरीज के इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई दी हुई है और शंकु की त्रिज्या दी हुई है और हमको क्या करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए जो ये तिर्यक ऊंचाई दी हुई है ये एल दी हुई है, यहाँ पर एच तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों की सहायता से यानी कि तिर्यक ऊंचाई की सहायता से और त्रिज्या की सहायता से हम यहाँ पर जो उसकी ऊंचाई है शंकु की वो निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर एच निकाल लेंगे। तो देखिए एल बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एल बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे। तो देखिए जो है तिरछी ऊंचाई यानी कि शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होती है या कह लीजिए तिर्यक ऊंचाई होती है उसका फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एच हमको पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और फिर आर का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए माइनस का 6 छाक 36 यानी कि यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर बचेगा इस तरफ, तो यहाँ पर एच स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एच बराबर हो जाएगा यानी कि यहाँ से देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले देखिए 100 में से 36 को घटा लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर रूट लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा 64। तो यहाँ पर देखिए 64 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ का स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर h बराबर देखिए कितना आ जाएगा। तो देखिए 8 अठाई 64 होता है, यानी कि जो है 64 का वर्गमूल 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से देखिए h निकल आएगा। अब सीधे से हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला अभी आप लोगों को बता चुके हैं। शंकु का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए यही फार्मूला लगा करके और ये मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1/3 और गुणे यहाँ पर देखिए 22/7 हो जाएगा, यानी कि पाई का मान यहाँ पर रख देंगे और गुणे त्रिज्या दी हुई है देखिए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 6 गुणे 6 कर देंगे और एच देखिए निकला है 8, तो यहाँ पर 8 कर देंगे। अब इन सभी को सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से जो है 6 को काट देंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा और फिर जो है यहाँ पर देखिए और कोई संख्या कट नहीं रही है। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 छंग 48 हो जाएगा और 22 दूना 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 44 गुणे 48 हो जाएगा और बटे में कर देंगे देखिए यहाँ पर 7, क्योंकि बटे में संख्या सिर्फ 7 बची है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 44 का 48 से गुणा कर लेंगे और उसके बाद फिर 7 से भाग कर लेंगे। तो देखिए इधर साइड में कर लेते हैं। देखिए 48 गुणे 44 यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए 4 8 32 हो जाएगा, 32 का 2 और 4 चौक 16 और 16 3 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 4 से गुणा करना है तो यही संख्या नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर एक अंक छोड़ करके। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ 9 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 का 1 और यहाँ पर 10, 10 एक 11, 11 का 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से देखिए 2112 आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे। तो यहीं पर देखिए भाग भी कर लेते हैं। तो देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर से उतारेंगे 1 और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 1 जो है वो छोटी संख्या है 7 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर ऊपर से एक संख्या और उतार लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो देखिए 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 2 बार तो जाएगा नहीं, तो एक बार ले जाएंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 4 11 और 7 5 12, यानी कि यहाँ पर 5 आएगा। तो देखिए
यहाँ पर 5 उतार लेंगे और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा करके एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए 7 सत्ता 49 होता है, यानी कि 7 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 7 सत्ता 49 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए 50 में से 49 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और फिर देखिए पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 7 एक कम 7 यानी कि एक बार और आ जाएगा, तो यानी कि एक बार और चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 301.71 ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आयतन है इसलिए इसको घन सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो देखिए हमारा आयतन क्या आ जाएगा 301.71। यहाँ पर देखिए 44 गुणे 48/7 आया, तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए गुणा करेंगे तो गुणा यहाँ पर देखिए इतना आया है और फिर 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 से भाग करने पर हमारा कितना आ रहा है 301.71 घन सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या दी हुई है, यानी कि आर दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये केंद्र बिंदु है और केंद्र से परिध तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और फिर कहा गया है कि देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर देखिए एक जीवा दी हुई है और वो जीवा कितनी है 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर इसको कर लेंगे 16 सेंटीमीटर। और फिर देखिए यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये केंद्र है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना है। तो हम इनका देखिए नाम रख लेंगे, इसका जो है इस बिंदु का नाम ओ रख लेंगे और इसका नाम रख लेंगे देखिए ए और इसका नाम रख लेंगे बी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, यानी कि ये एक जीवा है ए बी और ए बी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए थोड़ी सी हम रचना कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए केंद्र से जीवा पर लंब डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लंब डाल देंगे। देखिए रचना यहाँ पर लिख लेंगे, रचना केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब डाला, जीवा ए बी पर लंब डाला। तो देखिए इस तरीके से जो है जीवा ए बी पर लंब डाल लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पर एक प्रमेय होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो है रचना लिख लेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए ये जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, इसका नाम देखिए रख लेंगे एम। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, देखिए हम जो है यहाँ पर ये ए बी पूरी दूरी दी हुई है तो यहाँ पर ये इतनी दूरी निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एम बी बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा। यानी कि ये जो इतनी दूरी है वो क्या होगी, इस पूरे की आधी होगी। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे यहाँ पर ए बी कितना दिया हुआ 16 दिया हुआ, तो जो है गुणे 16 कर लेंगे और फिर देखिए 16 का 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो है ये हमारी एम बी आ जाएगी, यानी कि इतनी दूरी आ जाएगी। अब यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज एम ओ बी में। तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में देखिए जो ये कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी
वो होगी देखिए कर्ण, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर देखिए जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से देखिए ये दूरी निकाल लेंगे। यानी कि ये देखिए पहले से दी हुई है और ये हम निकाल चुके हैं, और अब ये दूरी निकाल लेंगे। तो केंद्र से जीवा पर जो जो है लंब डाला गया है उसकी दूरी निकल आएगी, यानी कि केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर, ओ बी का स्क्वायर बराबर, देखिए ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम बी का स्क्वायर, देखिए एम बी का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा एम ओ का स्क्वायर, एम ओ का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ओ बी का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 10×100 हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और एम बी का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर एम ओ का स्क्वायर, यानी कि एम ओ हमको निकालना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10×100 हो जाएगा, और फिर इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 6×6=36, यानी कि यहाँ पर 36 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा एम ओ स्क्वायर। अब देखिए इधर क्वेश्चन को साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर 64 बचेगा, यानी कि यहाँ पर देखिए एम ओ बराबर हो जाएगा √64, यानी कि यहाँ पर 64 बचेगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए √64 हो जाएगा, और फिर देखिए एम ओ बराबर हो जाएगा 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 8×8=64 होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए केंद्र से जीवा की जो दूरी होगी वो एम ओ ही होगी। तो यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार चित्र के माध्यम से आप लोग और समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको सबसे पहले चित्र में ही समझना है। अगर चित्र में आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया तो आप उसी हिसाब से फिर क्वेश्चन को करते चले जाएंगे और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। तो यहाँ पर देखिए ये एक जो है वृत्त की क्या है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की, और ये 16 सेंटीमीटर की जीवा है। और यहाँ पर देखिए केंद्र से हम क्या करेंगे, जीवा पर लंब डाल देंगे, और फिर एक प्रमेय होती है वो प्रमेय लगा देंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए ये 16 सेंटीमीटर की थी, और जब ये समद्विभाजित करेगी तो इतनी दूरी जो है वो हमारी निकल आएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी 16 थी तो आधी इसकी कितनी हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पहले से दी हुई थी, और ये 8 सेंटीमीटर निकल आई है। तो अब इसकी सहायता से देखिए ये जो है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कोई भी दो भुजाएं दी हुई हों तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो भुजाएं यहाँ पर पता हो चुके हैं, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, उसके लिए सारी यहाँ पर देखिए एम बी जो है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए एम बी जो है वो आएगा 8, क्योंकि यहाँ पर ए बी पूरा देखिए कितना है 16 है, और 16 का आधा करेंगे तो 8 यहाँ पर देखिए निकल करके आया है। और यहाँ पर एम बी की वजह से ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर देखिए 6 रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा था, और इसी की वजह से जो है यहाँ पर 6 मान रख दिया गया था, जबकि ये पूरी दूरी दी हुई है 16 सेंटीमीटर, और इसका आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एम बी जो है वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका 8 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो देखिए जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8×8=64 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए 10×100 हो जाएगा, और 100 में से देखिए 64 घटेगा, और 100 में से 64 घटेगा तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 36, यानी कि रूट के अंदर 36 आ जाएगा। और फिर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 6×6=36 होता है, यानी कि यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है करेक्शन कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर एम बी बराबर कितना हम निकालें, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर निकालें। देखिए 16 का आधा किए हुए हैं तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर निकला है, और फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8×8=64 हो जाएगा, और 64 100 में से माइनस करेंगे तो 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। तो इस प्रकार से 6 ही इसका आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 14, 12, 19, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए 2016 में पूछा गया है और ऊपर जो क्वेश्चन अभी पढ़ाए जा चुके हैं वो भी जो है 2016 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 7, 14, 12, 19, 21, 24 और 11 की माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पदों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जो है लिख लेंगे। तो देखिए पदों का आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम में लिख लेते हैं आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 और 7 के बाद फिर देखिए हो जाएगा 11 और 11 के बाद फिर देखिए 12 हो जाएगा और 12 के बाद फिर देखिए 14 हो जाएगा और 14 के बाद फिर देखिए हो जाएगा 19 और 19 के बाद फिर देखिए हो जाएगा 21 और 21 के बाद 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पद गिन लेते हैं कि कोई पद छूटा तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद यहाँ पर हैं। यहाँ पर भी गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए 7 पद हैं। तो यहाँ पर देखिए n बराबर लिख लेंगे 7, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर लिख लेंगे विषम संख्या, क्योंकि माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो विषम संख्या के लिए दूसरा और सम संख्या के लिए दूसरा होता है। तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या विषम आ रही, तो यहाँ पर विषम वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो देखिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए n का मतलब 7 हो जाएगा, 7 + 1/2 वें पद का मान। अब यहाँ पर देखिए 8/2 होगा, यानी कि 8/2 करेंगे तो देखिए 2 चौको 8 यानी कि चौथे पद का मान यहाँ पर, चौथे पद का मान यहाँ पर आ जाएगा। और फिर ऊपर देखेंगे कि चौथा पद कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कि चौथा पद क्या है, 14 है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर, तो देखिए माध्यिका यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 डिग्री, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर ये कोण देखिए 95 डिग्री दिया गया है, तो ये कोण पूछा गया है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये परमेय होती है एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये परमेय लिख लेंगे और ये परमेय लिखने के बाद यहाँ पर देखिए कर लेंगे कोण, यहाँ पर लिख लेंगे अतः कोण B + कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए कोण B का मान दिया हुआ है 95 डिग्री, तो इसकी जगह पर 95 डिग्री लिख लेंगे। और फिर देखिए प्लस कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कोण D निकाल लेंगे, कोण D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 95 डिग्री। तो देखिए 180 में से 95 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर कोण D जो है वो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर कोण D आ जाएगा देखिए 85 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण D हमारा आ चुका है, यानी कि ये कोण आ गया है। अब देखिए कहा गया है कि जो है कोण A और कोण C बराबर हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कोण A बराबर कोण C, तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कि कोण A + कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ऊपर देखिए कंडीशन लिख चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सम्मुख कोण हैं, तो इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कोण A जो है और कोण C आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे देखिए कोण A + कोण A बराबर 180 डिग्री,
यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि कोण ए बराबर कोण सी। देखिए कोण ए बराबर कोण सी है तो कोण सी की जगह पर कोण ए रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा और कोण ए प्लस कोण ए बराबर हो जाएगा 2 कोण ए, और उसके बाद ये हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री। अब कोण ए यहाँ से निकल आएगा 180 डिग्री बटे 2 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 9 18 होता है, यानी कि यहाँ पर कोण ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण ए और कोण डी निकल आएगा। देखिए कोण ए 90 डिग्री हो गया और कोण डी 85 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार चाहें तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर चित्र में और समझ लें। देखिए यहाँ पर ये कोण दिया हुआ 95 डिग्री, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसकी सहायता से ये कोण निकल आएगा। तो ये कोण देखिए 85 डिग्री निकाल चुके हैं और उसके बाद ये दोनों कोण आपस में कहे गए हैं कि बराबर हैं। और देखिए चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री में देखिए दोनों को अगर आधा आधा देंगे यानी कि आधा आधा भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि 180 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है। संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है। संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या बराबर, देखिए कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। और फिर यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है और दोनों का योग कहा गया है 24 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2x बराबर हो जाएगा 24 और यहाँ पर देखिए 2x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 24 और फिर x बराबर हो जाएगा देखिए 24/3, यानी कि इस 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24/3। तो x बराबर देखिए 3 × 8 है 24, यानी कि 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या बराबर 8 तथा दूसरी संख्या बराबर तो देखिए दूसरी संख्या हम माने थे देखिए 2x, तो यहाँ पर 2 × 8 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए पहली संख्या 8 हो गई और दूसरी संख्या 16 हो गई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भाग विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है वर्गमूल निकालना है। तो देखिए दिया हुआ है देखिए 15,625, यानी कि रूट के अंदर दिया हुआ 15,625 और इसका हमको वर्गमूल निकालना है और वो भी भाग विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे, यानी कि इसको इसके अंदर लिख लेंगे 15,625 और फिर इधर से देखिए जोड़े बना लेंगे। तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और यहाँ पर एक अकेली संख्या बची है। तो इस तरीके से देखिए जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इधर से जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना और फिर यहाँ पर देखिए एक अकेली संख्या बच रही है। अब यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 1 के बराबर हो या 1 से कम हो, ऐसा मतलब करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सबसे छोटी संख्या है तो 1 का वर्ग ही 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 × 1 = 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और ऊपर से फिर एक जोड़ा उतार लेंगे। यानी कि यहाँ पर संख्याएं हमेशा जोड़े के साथ में उतारते हैं, यानी कि इस तरीके से जोड़े बना लेते हैं और प्रत्येक जोड़ा जो है हर बार उतरता है। तो यहाँ पर देखिए 56 आ जाएगा और फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखिए
अब यहाँ पर जोड़ा उतरा है तो 56 आ गया है। अब यहाँ पर कितनी बार ले जाएं कि जो है यहाँ पर 56 से कम ही संख्या रह जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए 2 बार अगर ले जाएंगे तो देखिए 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पर देखिए 5 के लगभग में संख्या हो जाएगी। अगर 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूना 6, यानी कि 5 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 बार ही ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 44 आ जाएगा। और फिर देखिए 56 में से 44 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 में से 4 गया, 2 बचा और यहाँ पर 1 बचा। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से एक जोड़ा और उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1225 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 200, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 24, यानी कि 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा और ऊपर से 2 उतरेगा तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 और देखिए 2 छक्का 12, यानी कि 6 बार ले जाएं तो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 बार ले जाएंगे तो 46 हो जाएगा और 46 का जब गुणा 6 बार करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 6 बार ना ले जा करके हम क्या करेंगे, 5 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 55 25, 25 का 5 हो जाएगा और फिर 5 चौक 20, 20 दो 22 का 2 हो जाएगा और फिर 5 दूना 10 और 10 दो 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए हमको वर्गमूल निकालना था। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्गमूल बराबर, तो देखिए वर्गमूल यहाँ पर 125 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल निकालिए। देखिए गुणनखंड विधि से अब वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देखिए 5184 दिया हुआ। तो यहाँ पर ये एक सम संख्या है। तो देखिए सम संख्या सबसे पहले तो 2 से ही कटेगी, तो सबसे छोटी संख्या 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा और फिर 2 नवा 18 हो जाएगा और फिर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 छक्का 12 हो जाएगा और फिर 2 चौक को 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा और फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौक को 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा भी तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 छक्का 12 और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर अभी 2 से कटेगा तो यहाँ पर 2 अठे 16 हो जाएगा और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये एक विषम संख्या आ गई है। तो यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको इसका जो है वर्गमूल निकालना था। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा अंडर रूट 5184 इस तरीके से लिख लेंगे और फिर रूट के अंदर इसके गुणनखंड लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 बार आया है देखिए 2, तो यहाँ पर 6 बार लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से जो है 6 बार लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए जो है 4 बार 3 आया है तो 4 बार 3 लिख लेंगे और फिर देखिए जो है 2 2 के जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये इतने जोड़े बन रहे हैं। अब देखिए रूट से बाहर हमको संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 ये बाहर आया और फिर गुणे 1 2 ये बाहर आया और फिर गुणे 1 2 ये बाहर आया और फिर 1 3 बाहर आया और फिर यहाँ से 1 3 बाहर आया। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल इनका आएगा वही क्या होगा, वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 और 24 तिहाई कितना होगा, तो देखिए 24 तिहाई होगा 3 चौक 12, 12 का 2 हो जाएगा और फिर 3 दूना 6 और 1 7 यानी कि 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 72 ही इसका आंसर
आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि से करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका 72 गुणन जो है वर्गमूल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 2√32 दिया हुआ है, कर्णिक घात 3 दिया हुआ, फिर माइनस देखिए 3 और फिर देखिए रूट के अंदर 4 दिया हुआ और कर्णिक घात 3 दिया हुआ, फिर प्लस √500 और कर्णिक घात 3 दिया हुआ है का मान बताइए। यानी कि इसका हमको मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सबसे पहले इसको लिख लेंगे 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 32 कर्णिक घात 3 और फिर माइनस 3 और रूट के अंदर 4 हो जाएगा और कर्णिक घात 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 500 हो जाएगा और यहाँ कर्णिक घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि देखिए 2 गुणे 32 की पावर 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको देखिए 3 गुणे लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस यहाँ पर इसको लिख सकते हैं देखिए जो है 500 की पावर 1/3 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके अगर यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 4 को रोक करके और बाकी जो है जो संख्या आए उसका अगर वर्गमूल निकाल लिया जाए तो और आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 गुणे 4 कर दिया जाए और यहाँ पर कर्णिक घात 3 है और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ऑलरेडी रूट के अंदर 4 दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 के गुणे में संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से इसको भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4 और फिर देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, 4 दूना 8 और फिर देखिए 4 पंचे 20 यानी कि 125 गुणे 4 आ जाएगा यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पर 8 का घनमूल निकाल लेंगे तो देखिए 8 का घनमूल 2 आ जाएगा यानी कि यहाँ पर 2 गुणे 2 हो जाएगा और रूट के अंदर यहाँ पर 4 आ जाएगा और कर्णिक घात 3 और फिर यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर देखिए 3 और जो है रूट के अंदर 4 रहेगा और कर्णिक घात 3 रहेगा और फिर यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखिए 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 और रूट के अंदर 4 रहेगा और कर्णिक घात 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर केवल 4 आ रहा है और बाकी संख्याएं बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा यानी कि 4 और रूट 4 यहाँ पर कर्णिक घात 3 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 और कर्णी के अंदर देखिए 4 दिया हुआ और कर्णिक घात 3 दिया हुआ, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 और कर्णिक घात 3 और यहाँ पर कर्णी के अंदर 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये दो संख्याएं प्लस की हैं और ये माइनस की है। तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे 9√4 और कर्णिक घात 3 और माइनस 3 जो है कर्णी के अंदर लिख लेंगे 4 और यहाँ पर कर्णिक घात 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 9 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा और कर्णी के अंदर 4 और कर्णिक घात 3। तो इस तरीके से यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 4 दिया हुआ है, फिर एक जो है डबल यहाँ पर रूट लगा हुआ है और फिर उसके अंदर 44 दिया हुआ है और फिर एक जो है और रूट दिया हुआ है और उसके अंदर लिखा हुआ है 10,000 का मान बताइए। तो देखिए इसका मान हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 4 और फिर दिया हुआ है 44 और फिर दिया हुआ है देखिए 10,000। अब देखिए इसका जो है वर्गमूल कैसे हम ज्ञात करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए वर्गमूल ही इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे लास्ट वाली संख्या से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पर देखिए रूट के अंदर है 44 और फिर यहाँ पर देखिए इसका जो है हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए 100 गुणे 100 10,000 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो वर्गमूल निकलेगा 10,000 का वो निकलेगा 100। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 100 कर देंगे, यानी कि इसका इतने का वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ 44 + 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा देखिए 4 और प्लस यहाँ पर जो है 100 में
144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 144। और फिर देखिए 144 का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रूट हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर बचेगा 4 और प्लस 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा देखिए 12 बारहिया में 144 होता है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और फिर देखिए 12 4 16 होता है तो यहाँ पर अंडर रूट 16 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर दिया हुआ 2 की पावर 4 और प्लस यहाँ पर देखिए रूट के अंदर दिया हुआ 64 और करड़ी घात 3 और यहाँ पर करड़ी के अंदर 2 की पावर 8 दिया हुआ और करड़ी घात 4 दिया हुआ का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इन संख्याओं को उतार लेंगे। 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 64 और फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर 8 और यहाँ पर करड़ी घात 4। तो देखिए अभी जैसे आप लोगों को इससे पहले वाला क्वेश्चन बता रहे थे उसी टाइप से अब इसको कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है इसको आगे पावर के रूप में ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4 है और यहाँ पर देखिए इसको आगे लाएंगे तो हो जाएगा 1/2 और प्लस यहाँ पर देखिए 64 दिया हुआ है तो 64 की पावर 1/3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर करड़ी घात 3 है। और फिर प्लस यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 की पावर 8 और गुणे 1/4 हो जाएगा क्योंकि करड़ी घात 4 है। और अब यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए बचेगा 2 की पावर 2 क्योंकि यहाँ पर 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 2 बचेगा। और यहाँ पर देखिए इसको जो है लिखा जा सकता है देखिए 8 अट्ठाई 64 यानी कि यहाँ पर देखिए 8 अट्ठाई 64 यानी कि 8 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, लेकिन 4 चौक 16 16 चौको 64 यानी कि यहाँ पर 4 का क्यूब लिखा जा सकता है। देखिए क्यूब लिखेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा इसलिए यहाँ पर 4 का क्यूब लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अब 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 4 को 8 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर भी देखिए 3 3 कैंसिल हो चुका तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 हो जाएगा यानी कि 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए माध्यिका ज्ञात करना है और संख्याएं जो दी गई हैं वो भिन्न के रूप में दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इनको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हर समान नहीं है और ना ही अंश समान है। तो यहाँ पर देखिए जब हर समान नहीं तो हम इनको आरोही या अवरोही क्रम में आसानी से लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके हर समान करेंगे। तो हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे कि हरों का लासा ले लेंगे। तो देखिए हरों का लासा कितना होगा, 2 3 4 8 और 5 दिया हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम इनको 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 3 उतार आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा और 5 को ऐसे उतार लेंगे। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 उतार आएगा और फिर देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अब सरल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 2 5 आ रहा है। अब ये जो है 3 2 और 5 से ही कटेगा तो इनको जो है गुणे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 और फिर ये गुणनखंड भी लिख लेंगे तो यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 4 3 12 और 12 दूना 24 और 24 पंचे तो देखिए 5 चौक 20 20 का 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा यानी कि 120 हो जाएगा। यानी कि इनका लासा कितना निकल रहा है, 120 निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हरों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए इसका जब हर जो है 120 करेंगे तो ऊपर कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए जो है इसको जो है 120 करना यानी कि 2 को 120 करना है तो 2 को जो है 2 से 120 का भाग करिए तो देखिए 2 छक्का 12 यानी कि 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 60 से नीचे गुणा करना पड़ेगा तो 60 से ऊपर भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 60/12
120 हो जाएगा। और फिर देखिए अब 3 से इसको भाग देंगे तो देखिए 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर 40 से देखिए नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 40 से ऊपर भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 40/120 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर 4 से फिर इसको भाग देंगे तो 4 3 12, यानी कि 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए 30 से ऊपर भी गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 30 बटे कितना 120। और फिर यहाँ पर देखिए 8 से इसको भाग देंगे तो देखिए 8 एकम 8 और 8 पन 40, यानी कि 15 हो जाएगा, यानी कि इसमें 15 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए बटे में 120 हो जाएगा और 15 सत्ते 105, यानी कि ऊपर हो जाएगा 105। और फिर देखिए यहाँ पर जो है 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और फिर देखिए 5 चौक 20, यानी कि 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 चौक 20, यानी कि यहाँ पर 24 से गुणा करना पड़ेगा, तो 24 से ऊपर भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 दूना 48 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा देखिए 120। तो इस प्रकार से देखिए ये संख्याएं बनेंगी, यानी कि भिन्न के रूप में ये संख्याएं बनेंगी। अब देखिए यहाँ पर हर समान हो चुके हैं, तो अब हम इसमें छोटी और बड़ी संख्या बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, तो जिसका जो है अंश सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा अंश 30/120 का है, तो यहाँ पर देखिए 30/120 वाली संख्या कौन सी है, तो 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 सबसे पहले लिख लेंगे। और फिर देखिए इसके बाद जो है ये वाली संख्या है, तो देखिए ये है 1/3, तो 1/3 लिख लेंगे। और फिर देखिए इसके बाद 48/120 है, तो यहाँ पर देखिए इसके बाद लिख लेंगे 2/5। और उसके बाद फिर देखिए ये वाली संख्या है सबसे पहले वाली, तो यहाँ पर देखिए 1/2 हो जाएगा। और फिर देखिए सबसे लास्ट में ये वाली संख्या है यानी कि 7/8, तो यहाँ पर 7/8 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या देख लेंगे कितनी है, तो यहाँ पर देखिए n बराबर है 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर 5 है जो कि एक विषम संख्या है, तो विषम वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर निकाल लेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर देखिए n+1/2 टूवें पद का मान, टूवें पद का मान। तो यहाँ पर देखिए देखिए n+1/2 में पद का मान, तो यहाँ पर n है 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा तीसरे पद का मान। तो यहाँ पर देखिए तीसरे पद का मान, तो यहाँ पर देखिए तीसरा पद कौन सा है, तो तीसरा पद देखिए 2/5, तो यानी कि इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी 2/5 ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत माध्य का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लेते हैं औसत माध्य बराबर, औसत माध्य बराबर हो जाएगा पदों का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे 3 + 4 + 5 + 23 + 4 + 5 + 56 और बटे देखिए इनकी संख्या हो जाएगी। तो देखिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएँ हैं तो बटे 7 कर लेंगे। अब इन सभी का योग कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 3 7 और 7 5 12 और 12 और 23 कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 3 15 और 15 और 20 कितना हो जाएगा, तो 15 और 20 हो जाएगा 35 और 35 5 40 और 40 4 44 और 44 और 6 कितना हो जाएगा 50 और 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पर देखिए 100/7 हो जाएगा। अब 100 का 7 से भाग कर लेंगे तो जो आएगा वही इसका औसत माध्य हो जाएगा। तो देखिए इधर साइड में कर लेते हैं, 7 से जो है 100 का भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 आएगा। अब यहाँ पर 3 बचेगा, ऊपर से एक जीरो उतार लेंगे। अब देखिए
7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 7 चौक 28 लिखेंगे और उसके बाद फिर देखिए नीचे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 7 तिरक 21 होता है, यानी कि 3 बार नहीं जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे। 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 6, तो अब देखिए कितनी बार आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है 14.2 आया है। अभी जो है ये जाएगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, तो अब 5756, देखिए 8 बार जा सकता है 5756, और 7 नवैया 63 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 5756 यानी कि 8 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 14.28 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में भी औसत ही ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं जो दी गई हैं वो दशमलव वाली दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए 3.5 दिया हुआ है, 4.2 दिया हुआ, और यहाँ पर 5.3 दिया हुआ, और 23.7 दिया हुआ, और 4.5 दिया हुआ, और 5.6 और 56.4 दिया हुआ है। इन सभी का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिख लेंगे, औसत माध्य बराबर या औसत बराबर लिख लेंगे, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर 3.5 प्लस हो जाएगा 4.2 और प्लस 5.3 और प्लस 23.7 हो जाएगा, और प्लस 4.5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर देखिए 5.6 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 56.4। तो इस तरीके से इन सभी संख्याओं का प्लस करना है और बटे इनकी संख्या हो जाएगी। तो देखिए इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इनकी संख्या देखिए 7 है। अब इन सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद सभी में एक एक संख्या है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली संख्या सबसे पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 है, 6 4 10, 10 5 15, और 15 7 22 हो जाएगा, और 22 3 25 हो जाएगा, और 25 2 27 हो जाएगा, और 27 और 5 तो 27 5 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 का 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए इसमें 3 बचा, 3 इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 6 3 9 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएगा, और 14 और 4 18 हो जाएगा, और 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 और 3 21 हो जाएगा, और 21 और 5 26 हो जाएगा, और 26 और 4 हो जाएगा देखिए 26 और 4 30, और 30 3 33 हो जाएगा, 33 का 3, और फिर 3 यहाँ पर बचा। तो देखिए अब इसमें जोड़ लेंगे, तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 2 हो जाएगा देखिए 10, और यहाँ पर 10 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 103.2 आ जाएगा। अब 103.2 का 7 से भाग कर देंगे, क्योंकि बटे में 7 है। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, इधर साइड में कर लेते हैं, 7 भागे 103.2। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिए बचा कितना, 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 33। अब यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ऊपर देखिए पॉइंट लगा हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद फिर 2 उतारेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 14 पॉइंट आ गया है। पॉइंट के बाद देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 52 आ रहा है, तो 7 7 49 और 7 8 56, 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49 यानी कि 7 बार जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो है 49 हो जाएगा, और फिर 49 इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 3, और फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ाएंगे, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 बार जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 स्थानों तक निकाल देंगे, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा
0.74। तो इस प्रकार से यही इसका औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दो शंकुओं के आयतनों में अनुपात 2:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दो शंकुओं के आयतन में अनुपात कहा गया है कि 2:3 है। तो यहाँ पर देखिए जो है शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 और πr²h। तो ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए दो शंकु हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए पहले शंकु की त्रिज्या r1 मान लेंगे और ऊंचाई जो है h1 मान लेंगे। और बटे यहाँ पर देखिए दूसरा शंकु क्या हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ पर इसको r2 मान लेंगे, r2² और इंटू h2। अब यहाँ पर देखिए इनका अनुपात जो है वो दिया हुआ है 2:3। अब यहाँ पर 2:3 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए r1 और r2 दिया हुआ है, क्योंकि कहा गया है देखिए उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इनकी जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1:2 दिया हुआ है, यानी कि पहली त्रिज्या 1 हो जाएगी और जो दूसरी त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटू हो जाएगा h1/h2 और फिर बराबर हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर h1/h2 बराबर हो जाएगा 2/3। और यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये 4 इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 4 और बटे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 का 1 से करेंगे गुणा तो हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है 8/3 आ जाएगी, यानी कि इनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 8:3। इस तरीके से 8:3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।